जय हिंद। आज मैं आपको मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के विषय में बताऊंगी। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक था। रज़िया की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके नायब के रूप में बलबन की शक्ति के उत्थान के बीच का काल अमीरों व सुल्तान के बीच सदैव संघर्ष का काल था। यद्यपि अमीर इस बात से सहमत थे कि दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के किसी वंशज को ही बैठाया जाए, किंतु वे समस्त शक्ति व अधिकार अपने हाथों में रखना चाहते थे। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और तुर्की गुलाम सरदारों के गुट में हुआ, उसमें तुर्की गुलाम सरदारों की जीत हुई। जिस समय रजिया ताबर हिंद के दुर्ग में बंद थी, दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। वह 21 अप्रैल 1240 ईस्वी को लाल महल में सिंहासन पर बैठा। रजिया का पदच्युत होना वास्तव में तुर्की गुलाम सरदारों की विजय थी, क्योंकि तुर्की गुलाम सरदारों ने ही षड्यंत्र करके रजिया को सिंहासन से हटाया था। रजिया की स्वतंत्र रूप से शासन करने की नीति से अमीर अधिकारी यह अनुभव करने लगे थे कि शासन की वास्तविक शक्ति उन्हीं में से किसी एक के हाथ में रहनी चाहिए। सुल्तान का शासन पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण न रखा जाए। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारियों ने नायब-ए मुमलकत का एक नया पद बनाया। नायब-ए-मुमलकत यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम इसके लिए ऐतगीन को चुना गया। बहराम शाह को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया गया कि वह शासन का संपूर्ण अधिकार नायब को सौंप दे तथा ऐतगीन को अपना नायब स्वीकार कर ले। अतः बहराम शाह ने ऐतगीन को अपना नायब स्वीकार कर लिया। वजीर का पद मुहाज़िबुद्दीन के पास ही रहा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे: पहला सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। मिन्हाजुद्दीन के अनुसार मुइज़ुद्दीन बहराम शाह में अनेक सराहनीय गुण थे, किंतु साथ ही वह बड़ा अत्याचारी व रक्तपात करने वाला शासक था। सुल्तान बनने के 2 माह पश्चात ही उसने यह सिद्ध कर दिया कि तुर्की सरदारों ने उसे पूर्णतया असहाय समझकर भूल की थी। ऐतगीन ने नायब बनने के बाद शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने इल्तुतमिश की तलाकशुदा पुत्री बहराम शाह की जो बहन थी, उससे विवाह कर लिया तथा अपने दरवाजे पर नौबत व हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि यह विशेषाधिकार केवल सुल्तान के पास ही थे, ऐतगीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं से बहराम शाह इतना असंतुष्ट हो गया कि 2 माह के अंदर ही दफ्तर में उसका वध करा दिया। ऐतगीन की मृत्यु के बाद उसने नायब के सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया था। मुइज़ुद्दीन बहराम ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना अमीरे हाजिब नियुक्त किया, किंतु कुछ दिन पश्चात उस पर संदेह करने लगा
बदरुद्दीन यह सुनकर सुल्तान से आशंकित रहने लगा। शहर के कुछ धर्माधिकारियों के साथ मिलकर वह बहराम शाह को हटाने का षड्यंत्र किया, परंतु वजीर मुहज्जबुद्दीन ने इसकी सूचना बहराम शाह को दे दी। सुल्तान ने शीघ्रता से कार्यवाही कर षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया, परंतु उन्हें कठोर दंड नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी दुर्बलता से अवगत था। वह जानता था कि उसके अंदर क्या क्या दुर्बलताएं थीं। उसने या तो विद्रोहियों का स्थानांतरण कर दिया या उन्हें पदच्युत कर दिया और बदरुद्दीन को अमीर हाजिब के पद से हटाकर बदायूं का इक़्तिदार बनाकर भेज दिया गया। काजी जलालुद्दीन काशनी को काजी के पद से हटा दिया गया। 4 माह पश्चात बदरुद्दीन रूमी पुनः दिल्ली आया, किंतु उसे कैद कर कारागार में डाल दिया गया। बाद में सैयद ताजुद्दीन अली मुसबी व बदरुद्दीन रूमी की हत्या कर दी गई। इन दोनों की हत्या से अमीर भयभीत हो गए तथा अपनी सुरक्षा के लिए सावधान हो गए। वजीर मुहाजिबुद्दीन ने सुल्तान बहराम शाह को सिंहासन से हटाने का निश्चय किया। इसी समय मंगोल आक्रमण, जो कि 1241 ईस्वी में तायर के नेतृत्व में भारत पर हुआ, उसका प्रथम निशाना सुल्तान था। उसका प्रथम निशाना जो बना वो मुल्तान था, किंतु मुल्तान के प्रांताध्यक्ष कबीर खां अयाज के विरोध के कारण सफल नहीं हुए। मुल्तान पर बिना अधिकार किए मंगोल लाहौर की ओर बढ़े तथा दिसंबर 1241 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिए। सुल्तान ने वजीर मुहाजिबुद्दीन को अन्य अमीरों के साथ मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। मुहाजिबुद्दीन को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उसने तुर्क अमीरों को सुल्तान के विरुद्ध भड़काने के लिए एक चाल चली। इस संबंध में सुल्तान को पत्र लिखकर इस आशय का फरमान प्राप्त कर लिया, जिसमें सुल्तान ने उन तुर्क अमीरों की हत्या करने को कहा था जो स्वामी भक्त नहीं थे। मुहाजिबुद्दीन अपनी चाल में सफल रहा। तुर्की सरदारों ने विद्रोह कर दिया तथा सुल्तान को सिंहासन से हटाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किए। बहराम शाह के कुछ वफादार गुलामों और दिल्ली के नागरिकों ने विद्रोही सेना का मुकाबला किया, परंतु पराजित हुए। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया तथा मई 1242 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया, यानी उसकी हत्या हो गई। बहराम शाह के बंदी बनाने के बाद तुर्क सरदार किशलू खां दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश किया और महल पर अधिकार कर लिया। उसने अपने आप को सुल्तान बनाने का प्रयत्न किया, किंतु तुर्की सरदार इसके लिए तैयार न हुए। अंत में फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।